पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रिंग के द्वारा, डिस्क के द्वारा, रॉड जो इनफाइनाइट रॉड के द्वारा, रॉड जिसका लेंथ फिक्स था उसके द्वारा। इन सब के द्वारा हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आज रिवाइज कर लेते हैं। तो रिंग के द्वारा कितना निकाला था? तो रिंग के द्वारा अगर ये कोई रिंग था, ये रिंग था और इसके एक्सिस पर निकालना था, ये पी पॉइंट जो इसके एक्सिस पर है, रिंग के एक्सिस पर पी पॉइंट है, तो निकालना था। तो कितना होता था इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू, इस पर चार्ज प्लस क्यू है तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किसके द्वारा था? रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। और यही डिस्क रहता था तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होता था। अगर हम रॉड के द्वारा भी पढ़े थे, रॉड के द्वारा एक पैरेलल कंपोनेंट होता था रॉड का, और एक रॉड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था। तो उसका रिवाइज करेंगे कि रॉड का पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था, और हम उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये रॉड था जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा था। तो हमको कोई डिस्टेंस डी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था। तो कैसे निकालते थे? रॉड पी पॉइंट पर हमको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले पी पॉइंट से रॉड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सबसे पहला काम है कि पी पॉइंट से रॉड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और फिर पी पॉइंट को रॉड के दोनों एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देना, कनेक्ट कर दिए। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना उसको हम थीटा 1 बोलते थे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना उसको थीटा 2 बोलते थे। और बेसिस क्या है एंगल मेजर करने का? एंगल मेजर करने का बेसिस परपेंडिकुलर लाइन है, या जो परपेंडिकुलर रॉड पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वही एंगल मेजर करने का बेसिस है। तो रॉड जो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता था उसको हम थीटा 1 बोलते थे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता था उसको थीटा 2 बोलते थे। और रॉड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, तो रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होता था? के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और रॉड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता था? के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रॉड का पैरेलल कंपोनेंट होता था। तो रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था और रॉड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता था, जी समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन करेंगे यही रॉड के बेसिस पर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर सेमी इनफाइनाइट वायर, तो एक तरफ लेंथ फिक्स है और दूसरी तरफ वायर इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसके द्वारा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। उसके बाद दोनों एंड पॉइंट से जोड़ दिए, तो इधर इन्फिनिटिव है तो इधर तो जोड़ नहीं सकते थे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, और यही लाइन रॉड के एक कॉर्नर से कनेक्ट है। रॉड के एक कॉर्नर से यही सेम लाइन कनेक्ट है जो लाइन रॉड पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो थीटा 1 हो गया वो 0 डिग्री हो गया, और थीटा 2 कितना होगा? तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कितना एंगल बढ़ता जाएगा, एक समय इन्फिनिटी पर ऐसा आएगा कि कितना हो जाएगा एंगल? 90 डिग्री। तो थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। फॉर्मूला में रखेंगे तो के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 0 डिग्री और साइन थीटा 2 90 डिग्री रखेंगे तो कितना होगा? के लैम्डा अपॉन डी। तो एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन डी आएगा, और वाई डायरेक्शन में कितना आएगा?
के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस 0 1 कॉस 90 0, तो वाई डायरेक्शन में भी के लैम्डा अपॉन डी आया। तो के लैम्डा अपॉन डी एक्स डायरेक्शन में, के लैम्डा अपॉन डी वाई डायरेक्शन में है। अब अगला, अब यही सेमी इनफाइनाइट वायर ऊपर रहे और नीचे फिक्स रहे, अब यही इसी के द्वारा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो रॉड पर परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, तो यही रॉड पर परपेंडिकुलर है और यही लाइन रॉड के नीचे वाला पॉइंट से कनेक्ट कर रहा, तो यहाँ पे थीटा 20 डिग्री होगा और सेम लाइन से सेम लॉजिक से थीटा 190 डिग्री होगा। तो रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर से के लैम्डा अपॉन डी आएगा, लेकिन रॉड का पैरेलल कंपोनेंट माइनस के लैम्डा अपॉन डी आएगा। माइनस के लैम्डा अपॉन डी का मतलब नीचे डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन डी, निगेटिव के लैम्डा अपॉन डी के कारण, तो नीचे आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें देखने वाला बात ये है कि सेमी इनफाइनाइट वायर अगर रहे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा रॉड से अवे होगा, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर प्लस लैम्डा है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा रॉड का वो हमेशा रॉड से अवे होगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा रॉड का वो जिधर इन्फिनिटिव होगा रॉड का उससे अपोजिट डायरेक्शन होगा। रॉड का पहला केस में क्या था, इन्फिनिटिव किधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में, तो पैरेलल का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, अपवार्ड, इसमें इन्फिनिटिव अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा था रॉड का, तो यहाँ पे किधर हुआ, डाउनवार्ड डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट हुआ। तो यही ध्यान देने वाला बात था कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रॉड से अभी होगा और पैरेलल कंपोनेंट हमेशा जिधर इन्फिनिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जिससे जो क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत हेल्प करेगा, ये सारे चीज क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। और रॉड का पैरेलल कंपोनेंट जिधर इन्फिनिटिव है उससे अभी होगा, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा रॉड से अभी होगा, ये कब कह सकते हैं, ये तब कह सकते हैं जब रॉड पर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा हो। इंपॉर्टेंट बात यही कि रॉड पर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा होना चाहिए, तब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रॉड से अभी होगा और पैरेलल कंपोनेंट जिधर इन्फिनिटिव है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये सारे के बेस पर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस सिस्टम में दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो हम सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, तो हमको सेंटर O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द सेगमेंट निकालना। तो सबसे पहला इस सेगमेंट के द्वारा हम इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सेमी इनफाइनाइट वायर है तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रॉड से अभी होगा, दैट इज के लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पे डी आर है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है जिधर इन्फिनिटिव है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर इन्फिनिटिव है तो नीचे होगा, के लैम्डा अपॉन आर। तो इसका ने इवन वेक्टर हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप। अब इस इन्फिनिटिव सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो सेमी इनफाइनाइट वायर ये है, इसके द्वारा इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस
चार्ज रॉड जिस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा कितना होगा, इससे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, रॉड से अबे, दैट इज के लैम्डा अपॉन डी मतलब आर, और इसका पैरेलल कंपोनेंट जिधर इन्फिनिटिव है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नीचे, के लैम्डा अपॉन आर। और इस सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करें। तो ये जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में मतलब सेंटर से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आर्क के द्वारा होता है। इसके द्वारा कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन डी डी आर, और ई मतलब E3 वेक्टर हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू जे के, और ये छूट गया, इसके भी वेक्टर फॉर्म में लिख दो, E2 वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ओ पर पूरे सेगमेंट तीनों सेगमेंट के द्वारा कितना होगा, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो इंडिविजुअल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या के अनुसार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओ पर वो सारे कंपोनेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा, मतलब जो ई वेक्टर होगा वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। E1 वेक्टर कितना है, के लैम्डा अपॉन आर इंटू वाई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप। E2 वेक्टर है माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप, और E3 वेक्टर कितना है 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप, के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप, के लैम्डा अपॉन आर आई कैप कैंसल, माइनस के लैम्डा अपॉन आर माइनस के लैम्डा अपॉन आर माइनस 2k लैम्डा अपॉन आर और प्लस 2k लैम्डा अपॉन आर, ये कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या आ गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक और क्वेश्चन कर, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सर्कुलर लिंक, एक सर्कुलर आर्क है। दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक सर्कुलर आर्क है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ये निकालना है। तो ये पूरा सिस्टम तीन सेगमेंट से बना हुआ है, तीन सेगमेंट से बना हुआ है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर और एक आर्क। तो हम तीनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेंटर ओ पे। तो सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो कितना होगा, तो इस रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होता है, रॉड से अभी होता है, तो ये होता है के लैम्डा अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। अब पैरेलल कंपोनेंट इन जिधर इन्फिनिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन इधर है, इधर के लैम्डा अपॉन r होता है। तो ये जो इवन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वो के लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप होगा। इस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना होगा, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा, रॉड से अभी कितना, के लैम्डा अपॉन डी, डी कितना है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और पैरेलल कंपोनेंट जिधर से इनफाइनाइट वायर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर होता था के लैम्डा अपॉन r। तो इसका E2 वेक्टर हो जाएगा के लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप माइनस के लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप। अब ये आर्क बच गया, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर ओ पे कितना होगा, ये ओ है था, ये था, तो इस सेंटर ओ पर कितना होगा। तो इस आर्क के द्वारा कैसे निकालते थे, तो इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देते, और जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके जस्ट सेंटर से दो डायरेक्शन में अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो इसका एक इधर कंपोनेंट होता था कितना, के लैम्डा अपॉन आर, और इधर भी कंपोनेंट होता था के लैम्डा अपॉन आर।
सब पर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा। तो इसके द्वारा E3 वेक्टर कितना होगा, k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर ऊपर उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर के बराबर होगा। तो E1 वेक्टर है k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप, और E2 वेक्टर है k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप, और E3 वेक्टर है k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। तो कौन कौन कटेगा, k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप और k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप कैंसिल, k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। अब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कितना होगा, रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो k लैम्डा अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस k लैम्डा अपॉन r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू k लैम्डा अपॉन रूट 2 k लैम्डा अपॉन r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन इसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग है प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका सबका चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा है। तो सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऊपर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सिस्टम के द्वारा ओ पर निकालना है कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल सिस्टम के पर ओ के इंडिविजुअल सिस्टम के द्वारा इंडिविजुअल कंपोनेंट के द्वारा ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा। तो सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा इस ओ पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर इधर है, ये ओ पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो रॉड के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, और एक्स परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में होगा। तो रॉड से अभी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा है। तो ये कितना होगा, के लैम्डा अपॉन डी, डी कितना है आर, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उधर जिधर इनफाइनाइट वायर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर होगा के लैम्डा अपॉन, ठीक, के लैम्डा अपॉन आर ये होगा। तो इसके द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितना हुआ, के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जेड एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप। अब इस रॉड की इस वायर के द्वारा इस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये यहाँ है, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा है, तो इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा जी। तो इस चार्ज पर यूनिट लेंथ इस सेमी इनफाइनाइट वायर पर प्लस लैम्डा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर इन्फिनिटी है, तो कितना होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, के लैम्डा अपॉन डी, और रॉड से अभी होगा पैरेलल डायरेक्शन में जिधर इन्फिनिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इधर होगा के लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पे जो E2 वेक्टर होगा वो माइनस के लैम्डा अपॉन डी इंटू आई कैप होगा, और ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में है तो के लैम्डा अपॉन डी इंटू के कैप होगा, और यहाँ पर डी कितना है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 वेक्टर हो जाएगा नेट E2 वेक्टर माइनस के लैम्डा अपॉन आर इंटू आई कैप प्लस के लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस द्वारा निकालना है, ये सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर ऊपर निकालना है कितना होगा। तो इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे,
दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड किया उससे आगे इधर कितना 2k लैम्डा अपॉन आर, तो E3 वेक्टर कितना हो जाएगा -2k लैम्डा अपॉन आर इंटू जे कैप बाई एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि ये जो सेमी सर्कुलर वायर किस एक्सिस किस प्लेन में प्लेस्ड है, XY प्लेन में प्लेस्ड है, तो इससे वर्टिकल मतलब नीचे बाई एक्सिस के निगेटिव बाई डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर के बराबर। E1 वेक्टर कितना होगा k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू k कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू k कैप और माइनस 2k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। तो ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा ये कितना है k लैम्डा अपॉन माइनस E2 वेक्टर कितना है माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप, तो माइनस माइनस कैंसिल माइनस k लैम्डा अपॉन r प्लस k लैम्डा अपॉन r कैंसिल, तो ई नेट हो जाएगा केवल -2k लैम्डा अपॉन r, और किस डायरेक्शन में आएगा बाय जे कैप के माइनस जे कैप के, तो निगेटिव बाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आ। तो यहाँ पे दो सेमी इनफाइनाइट वायर था और एक सेमी सर्कुलर वायर था, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, एक निगेटिव जेड डायरेक्शन में है। एक सेमी सर्कुलर वायर है और दो सेमी सर्कुलर वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर XY प्लेन में है और दूसरा सेमी सर्कुलर वायर XZ प्लेन में है। दोनों का सेंटर ऊपर है जिसका रेडियस दोनों का सेम है r है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वो निकालना है ड्यू टू ऑल द कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट इस सिस्टम में प्रेजेंट है उसके द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वो निकालना। तो सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा इस पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, रॉड से अभी होगा, वो कितना होगा k लैम्डा अपॉन r। पैरेलल कंपोनेंट जिधर इन्फिनिटी है उससे आगे डायरेक्शन में भी कितना होगा k लैम्डा अपॉन r। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E1 वेक्टर माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप, और ये रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में है, तो रॉड किस डायरेक्शन में है जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो रॉड के पैरेलल कंपोनेंट E2 ये वाला है, तो किस डायरेक्शन में ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है लेकिन पॉजिटिव जेड एक्सिस, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू k। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस सेमी इनफाइनाइट रॉड के द्वारा इस पॉइंट पर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर इस इधर है कंपोनेंट है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेकिन जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है तो इधर नेगेटिव कंपोनेंट होगा जेड डायरेक्शन का। तो इसके द्वारा E2 वेक्टर होगा k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू k कैप। अब इस जो वायर है सेमी सर्कुलर वायर XY प्लेन में उसके द्वारा सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये वायर O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका चार्ज सबका चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो कि सेंटर से पास करेगा, और जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगा और सेंटर से पास होगा उसके आगे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा अपॉन r। और ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर के आगे निगेटिव बाई डायरेक्शन में होगा, क्यों जिस एक्सिस जिस बेस पर रखा हुआ है उसका पर, तो ये बेस पर रखा हुआ है तो इसके डायरेक्टली डाउनवर्ड, तो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ तो इसका डायरेक्टली डाउनवर्ड बाई एक्सिस होगा। अब ये इस प्लेन में रखा हुआ है XZ प्लेन में, ये वायर के द्वारा XZ प्लेन में रखा हुआ, उसके द्वारा देखेंगे वो पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसका दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, सेंटर जो लाइन पास करेगा उसी लाइन के लॉन्ग होगा, जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसी, तो इधर होगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा,
इसी जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। इसका E3 वेक्टर कितना आया निगेटिव बाई डायरेक्शन में, तो -2 के लैम्डा अपॉन r इंटू जे के, -2 के लैम्डा अपॉन r इंटू जे के। और इसके द्वारा होगा E4 वेक्टर होगा कितना -2 के लैम्डा अपॉन r इंटू -2 के लैम्डा अपॉन r इंटू के। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड -2 के लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पर क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर कितना है -k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप। तो -k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप। उसके बाद कितना होगा E2 वेक्टर ऐड करेंगे, E2 वेक्टर किधर गया k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप। E3 वेक्टर आ गया ये -2k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप, और E4 वेक्टर आ गया -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप, -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप, -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप, ये आ गया। तो कटेगा कौन -k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू आई कैप कैंसिल, प्लस k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप माइनस k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -2k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेंटर ऑफ आ गया कितना E वेक्टर -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप कितना -2k लैम्डा अपॉन r इंटू के कैप -2k लैम्डा अपॉन r इंटू जे कैप। तो ये इस क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O के द्वारा कितना होगा ये निकालें। तो इसको मैं जितना कंपोनेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड था सारा कंपोनेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल के ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O होगा क्या होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल दिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना होगा रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ की कैप का स्क्वायर प्लस रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, अब ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है एक रिंग है जिसका रेडियस दिया हुआ है और उसपे चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम चार्ज और उसमें गैप कितना है 0.0025 मीटर का गैप है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 कूलम जो चार्ज दिया हुआ है पूरा रिंग पे दिया हुआ है और हमको उस रिंग में गैप दिया हुआ है कितना। तो रिंग सबसे पहले ये है, ये पूरा रिंग में चार्ज 1 कूलम का है और इसमें एक छोटा गैप है, ठीक। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई का। तो अगर पूरे रिंग में चार्ज होता ये गैप ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। तो ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक्स इक्वल टू 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिंग क्या होगा सेंटर ऑफ रिंग 0 होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन कब जब पूरे रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता। लेकिन यहाँ पे रिंग में छोटा सा गैप है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सेंटर O पर। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर O पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले इस गैप को भरने के लिए हम पॉइंट चार्ज लाएंगे जिसका डायमेंशन इसकी गैप को फिट करे। और तब अब रिंग में कोई गैप नहीं है। अगर हम उस पॉइंट चार्ज को इस के रिंग के गैप में फिट कर दिए, पॉइंट चार्ज को रिंग के गैप में फिट कर दिए, तो रिंग में अब कोई गैप नहीं रह गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेंटर ओ पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि रिंग में अब कोई गैप नहीं रहा। तो जो पॉइंट चार्ज लाए जो इसके इस गैप में फिट किए, वो माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इवन वेक्टर सेंटर ओ पे प्रोड्यूस किया, और अदर और बच गया जो E2 वेक्टर प्रोड्यूस किया। तो पूरा के द्वारा कितना प्रोड्यूस हुआ सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ओ पे 0 होगा अगर चार्ज पूरा रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके गैप को हम फिल कर दिए तो अब रिंग में कोई गैप नहीं रह गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इवन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होगा वो हमको पता है। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे कितना होगा? तो 2 पाई आर डिस्टेंस में 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इसका कितना होगा रिंग का? 2 पाई आर में कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। तो 2 पाई आर में 1 कूलम, 2 पाई आर लेंथ में 1 कूलम चार्ज है, तो 0.002 पाई लेंथ में कितना कूलम चार्ज होगा? 1/2 पाई इंटू रेडियस कितना है? 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 इंटू 0.002 पाई। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। कितना कूलम चार्ज हो गया? 0.02 पाई, 0.02 कूलम चार्ज हुआ। तो के का वैल्यू हुआ 9 इंटू 10⁹ इंटू कितना कूलम चार्ज? 0.002 कूलम चार्ज हुआ अपॉन रेडियस कितना है? 0.5 मतलब 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर तो ये होगा 1/4। तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 इंटू 74, 72 इंटू 10⁻² 2 इंटू 10⁻³ 10⁻6, 10⁻6। तो 7.2 इंटू 10⁻7 इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तो यहाँ पे रखेंगे E1 वेक्टर निकल गया, तो E2 वेक्टर निकालना था, तो E2 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ E1 वेक्टर, तो -7.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बचा हुआ रिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था कि एक रिंग था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक रिंग था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था सेंटर ओ पे। लेकिन एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? कि उस रिंग में एक गैप था। गैप का लेंथ दिया हुआ है, कितना गैप था, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ओ पे निकालना था। तो हम वहां उस गैप को फिल कर दिए। कैसे फिल कर दिए? पॉइंट चार्ज ला के, क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और अगर हम पॉइंट चार्ज उसमें फिट कर देंगे तो हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the charges distributed on their circumference is 0 on the center of the electric field, 0 होगा। इसलिए हम उस पॉइंट चार्ज को उस गैप में फिट किए, और गैप में फिट कर और किसी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट
पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता होता है, और इस तरह से E2 वेक्टर हमारा निकल गया, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग, बचा हुआ रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, टू कंसेंट्रिक रिंग है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ए और बी, और ए जिसका रेडियस रिंग का ए है उस पर चार्ज क्यू है, और जिसका रेडियस बी है उसका चार्ज -2/5 की पावर -3/2 क्यू है। मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज है दोनों रिंग पर। तो रेशियो ऑफ बी बाई ए सच दैट चार्ज प्लेस्ड एट जेड इक्वल टू ए इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम मानेंगे कि एक रिंग ऐसा है और कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, और एक रिंग ऐसा है, ठीक। तो इस जेड इक्वल टू ए मान लीजिए एक पॉइंट है जहां पर जेड इक्वल टू, यहाँ पे तो कोई चार्ज क्यू है, तो ये क्यू होगा और ये -2/5 की पावर, तो -2/5 की पावर -3/2 के मतलब 5/2 की पावर 3/2 क्यू होगा। इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड माइनस है और इसका मैग्नीट्यूड प्लस। और यहाँ पे कोई भी चार्ज Q अगर होगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज Q डैश मान लेते हैं, वो इक्विलिब्रियम में रहे, तब B/A का रेशियो क्या होगा। तो इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। इस रिंग के द्वारा, इनर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया जाए E1 होगा, और आउटर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिया जाए इधर हो जाए। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस E1 के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा, चार्ज के द्वारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नेचर का चार्ज माने, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर E1 रहता तो केवल E1 के कारण कितना लगता है, Q डैश इनटू E1, और इधर E2 लगेगा, E2 के कारण इधर फोर्स लगेगा, तो वो किस Q डैश इनटू E2 इक्विलिब्रियम में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमको क्या बराबर करना है, दोनों का इस पॉइंट पे, दोनों रिंग का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करना। इस ये चार्ज इक्विलिब्रियम में मतलब E1 बराबर E2 है। अब E1 बराबर E2 निकालेंगे, तो सबसे पहले E1 निकालेंगे, कितना होगा इनर चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा E1 होगा K इंटू Q का मैग्नीट्यूड Q है और रेडियस A है, मतलब जेड इक्वल टू ए पर निकालना है, तो के क्यू एक्स इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, इसका रेडियस ए है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड इक्वल टू ए पर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा के क्यू ए अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह E2 वेक्टर की, E2 कितना होगा, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि चार्ज कितना है 2/5, 5/2 इंटू 5/2 इंटू की पावर 3/2 इंटू क्यू इंटू जेड इक्वल टू ए पर निकालना है आपको, इसका रेडियस बी है, बी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए है की पावर 3/2 की पावर 3/2 है। तो ये इतना हो गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर, तो यहाँ पर कर देंगे बराबर, तो के क्यू ए अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू के इंटू 5/2 की पावर 3/2 क्यू ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो के क्यू ए से के क्यू ए कैंसिल, ई इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 5/2 की पावर 3/2, 5/2 की पावर 3/2। इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर का वैल्यू 5/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो b बाई ए का वैल्यू 2 आया। तो b बाई ए का वैल्यू कितना आया? 2। तो b बाई ए का वैल्यू 2 होगा, तब E1 बराबर E2 होगा एट जेड इक्वल टू ए, और E1 बराबर E2 होगा। इसका मतलब वह जो Q जेड इक्वल टू ए पर Q डैश प्लेस था जेड इक्वल टू ए पर, वह इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका आंसर कितना आया? 2। तो इसका आंसर 2 होगा।